बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनके करेक्ट आंसर भी जानेंगे। तो आइए पहले एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखता है 2 point चार्जेस A एंड B आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर। हमारे पास दो चार्जेस हैं A और B और इनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस बने भी हुए हैं, चाहे आप दोनों चार्जेस को सेम चार्जेस लेट कर लें या अपोजिट चार्जेस लेट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो चार्जेस और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। इसके बाद कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ रिड्यूस्ड टू 5 मीटर। आपने दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस 10 मीटर था उसको रिड्यूस करके 5 मीटर कर दिया, यानी दोनों चार्जेस को आप करीब लेकर आ गए। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच, अब जो फोर्स है वो कितनी होगी वो आपने फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला केस जो है उसके अंदर डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान 10 मीटर है, यानी चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है पहले 10 मीटर था। तो डिस्टेंस को हम r1 से शो कर लेते हैं विच इज़ 10 मीटर, और जो फोर्स है उसको हम F1 लेट कर लेते हैं। अब उसके बाद डिस्टेंस को रिड्यूस करके 5 मीटर कर दिया गया। तो सेकंड केस के अंदर जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर, तो फोर्स को आप F2 लेट कर लें। दोबारा फिर समझिएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ना दो केस हैं। जब डिस्टेंस 10 मीटर था तब फोर्स को हमने F1 लेट कर लिया। चूँकि फोर्स के बारे में उसने ना कोई वैल्यू दी है, कुछ बताया नहीं है, तो हम उसको F1 लेट कर लेते हैं। अब हमने दूसरे केस के अंदर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को 5 मीटर कर दिया है। तो डिस्टेंस जो है सेकंड केस के अंदर आप 5 मीटर कर लें और फोर्स को आप F2 लेट कर लें, यानी पहला डिस्टेंस R1 फोर्स F1, दूसरे केस वाला डिस्टेंस R2 जो 5 मीटर हो चुका है और फोर्स F2। अब हमने जो फोर्स है बाद के अंदर वो फाइंड करनी है, यानी वो पहले के मुकाबले में कितनी होगी। यानी अगर पहले फोर्स F1 है और बाद वाली जो F2 है, यानी जो बाद वाली फोर्स है वो पहले के मुकाबले में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, वो हमने बतानी है। वो उसने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए भी हुए हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि कॉलम लॉ जो है वो हमें कॉलम फोर्स के बारे में बताता है। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, वो हमारे पास फोर्स उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कॉलम फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको पहले तो एक सिंपल वे में समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व भी करवाऊंगा। देखें, फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है फोर्स ने इंक्रीज होना है। यानी जब चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर हमने डिस्टेंस को डिक्रीज किया है, और कितना डिक्रीज किया है, हाफ डिक्रीज किया है। यानी पहले डिस्टेंस 10 मीटर था और बाद के अंदर डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, तो 10 का हाफ 5 होता है। तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे आप देख लें कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दें, r/2 का स्क्वायर कर दें, तो ये जो हमारे पास न्यू फोर्स है, यानी पहली फोर्स F है, बाद वाली फोर्स को अगर मैं न्यू फोर्स का नाम दे लूँ, तो ये क्या बन जाएगी, जो न्यू फोर्स है ये हमारे पास आएगी 1/r²/4। तो न्यू फोर्स हमारे पास जब डिस्टेंस को रिड्यूस किया तो वो हमारे पास आएगी। अब देखें, आप जानते हैं 4 जो है वो बटे का बटा है, ठीक है, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 4/r²। तो न्यू फोर्स जो है वो पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें तो ये है increases 4 times to its original value। यानी कि जब आप डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस करेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इन फोर्स ने होना तो इंक्रीज है, चूंकि डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो फोर्स ने इंक्रीज होना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 टाइम इंक्रीज होगी। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर F2 यहाँ पर है तो इसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इसके बटे में आएगा, यानी ओवर आएगा। और अगर F1 जो है
वो यहाँ पर नीचे है, तो इसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो यहाँ पर ऊपर आएगा। यानी फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। F2 ओवर F1 इज इक्वल टू R1। हमारे पास R1 जो है वो 10 है, तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए। ओवर R2 हमारे पास 5 है, तो इसको आप 5 लिख लें। अब चूंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप इनके स्क्वायर जो है वो अलग अलग के बजाय यहाँ पर आप इकट्ठा लगा लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो F2 ओवर F1 इज इक्वल टू, ये 5 2 10 आएगा, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर, और आप जानते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। तो F2 ओवर F1 इज इक्वल टू 4। इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए। F2 इज इक्वल टू 4, ये F1 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो F2 है, यानी ये बाद वाली फोर्स है, सेकंड केस वाली, ये पहली फोर्स के मुकाबले में 4 टाइम क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि हमारी जो फोर्स है डिस्टेंस को रिड्यूस करने से, जो बाद वाली फोर्स है वो पहली फोर्स के मुकाबले में 4 टाइम इंक्रीज हुई है। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन ये होगा डी, इंक्रीज इज 4 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो फोर्स नहीं होना, तो इंक्रीज है, तो डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे। अब कितनी डिक्रीज होगी, 4 टाइम जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगी। तो मैंने इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर दिया है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस करेंगे तो जो हमारे पास फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। चूंकि हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यू आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस एमसीक्यू को मज़ीद अच्छे से डिटेल में समझना है, तो आपको इस चैप्टर का जो पहला न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना चाहिए। देखें, हमारे इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट ईयर की पूरी बुक के एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स ओपन करें और पहला न्यूमेरिकल समझ लें। उस न्यूमेरिकल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट समझाया गया है, वहाँ पे आपको इसको मज़ीद डिटेल के अंदर समझने का मौका मिलेगा। तो आइए अब हम एमसीक्यू नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है, विच मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन पार्टिकल। यानी एक पार्टिकल के ऊपर मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल है। तो देखें, जो मिनिमम चार्ज है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कोलम। तो यही मिनिमम चार्ज की वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। इसके मल्टीपल्स होते हैं, यानी इसका 2 टाइम 3 टाइम हो सकता है, लेकिन सबसे जो कम चार्ज की वैल्यू है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। तो लिहाजा द मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम होती है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर लिखता है कि विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम है वो हमने बनानी है। तो देखें, दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे हम ले लेते हैं। हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये दो ऑपोजिट चार्ज हैं। स्टूडेंट्स, आपने सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज की वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज की हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। और आप ये भी जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी फील्ड हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, चूंकि इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम इन लाइंस को बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से होंगी कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड होंगी, क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एरो हैं वो इस तरफ होंगे, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये एरो ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं।
तो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रही है, यानी जो एरो है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रहा है। और नेगेटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। तो देखिए ये जो लाइंस हैं ये नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड जा रही हैं, अंदर जा रही हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड होंगी। तो इससे शो हो रहा है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखें इसके 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसका जो ए ऑप्शन है वहाँ पर दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इनवर्ड बनाया गया है, जो कि रॉन्ग है, आप जानते हैं। बी ऑप्शन के अंदर दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड बनाया गया है, जो कि रॉन्ग है, आप जानते हैं। आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है और इनवर्ड नेगेटिव चार्ज के लिए होती है। सी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, जो कि फिर रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और हमारे पास नेगेटिव पे एंड होंगी। लिहाजा जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन डी को बनाया है, बाकी ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं बनाए। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम एमसीक्यू नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी आपने वर्क डन फाइंड करना है जो इलेक्ट्रॉन पे हुआ बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, जब उसको हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं। एक तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी के साथ शो करते हैं और ये हमें दिया गया है 100 वोल्ट। इसके अलावा हमें चार्ज दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास चार्ज है। तो चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो है जब उसको हम 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो जो वर्क है जिसको हम डब्ल्यू से शो करते हैं ये क्या होगा, इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखें आप लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से शो करते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अब हमने तो वर्क फाइंड करना है, तो आप इस फार्मूला से वर्क को अलहदा कर लें। वर्क हमारे पास आएगा Q इंटू डेल्टा वी। आप देख रहे हैं कि Q जो है इधर डिवाइड हो रहा है और उस तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। W इज इक्वल टू Q हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह पे आप 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दें। और डेल्टा वी हमारे पास 100 वोल्ट है, तो इसको आप 100 वोल्ट पुट कर दें। इसको आप सॉल्व करें तो W इज इक्वल टू हमारे पास 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आएगा और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट। तो इस तरह हमारे पास वर्क डन आ चुका है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ पर चारों ऑप्शंस के अंदर देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्क डन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 भी न्यूमेरिकल टाइप है। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट situated at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रो कॉलम इज, यानी हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 50 माइक्रो कॉलम है। तो यहाँ पर हम डाटा लिख लेते हैं। चार्ज हमें दिया गया है, चार्ज को हम क्यू से शो करेंगे और ये हमारे पास है 50 माइक्रो कॉलम और इस चार्ज से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी दिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस को आप आर से शो कर लें, ये हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम में। आप जानते हैं जो माइक्रो है ये प्रीफिक्स 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। इसी तरह डिस्टेंस का एस यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ पर सेंटी को हम रिमूव करते हैं इसकी वैल्यू पुट करके। तो Q इज इक्वल टू 50 सेंटी हमारे पास 10 की पावर -2 होता है। देखें ये जो प्रीफिक्सेस हैं आपके पहले चैप्टर के स्टार्ट के अंदर लिखे हुए हैं, आपको ये सारे ज़ुबानी आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास सेंटी होता है 10 की पावर -2, उसके बाद मिली 10 की पावर -3, फिर माइक्रो 10 की पावर -6, उसके बाद नैनो 10 की पावर -9, फिर पिको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15 और लास्ट वाला एटो है 10 की पावर -18। ये आपको ज़ुबानी आने चाहिए, एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हमें उसने चार्ज की वैल्यू दी, हमने यहाँ पर लिख ली 50 माइक्रो कॉलम
और उसने डिस्टेंस दिया 50 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को आप जानते हैं यहाँ पर हम r से शो करेंगे। तो दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और हमने फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आप जानते हैं हम v से शो करते हैं, इसको हमने फाइंड करना है। यानी एक चार्ज से इतने दूर, इतने डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी, वो आपने बतानी है। अब देखें, सिंपल सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास V इज इक्वल टू आएगा के कॉलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। Q हमें दिया गया है 50 इंटू 10 की पावर -6 ओवर R, और R की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दी गई है 50 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 50 से 50 कैंसिल हो गया। बाकी को हम सॉल्व कर लेते हैं। V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पर ये 10 की पावर -6 आएगा और ये नीचे वाला 10 की पावर -2, इसको भी आप ऊपर ले जाएं। ऊपर जाकर आप जानते हैं इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो +2 हो जाएगा क्योंकि नीचे -2 है। अब v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर, अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 9 माइनस 6 प्लस 2। तो v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर, अब इसको आप देख लें, 9 माइनस 6 3 आएगा और 3 प्लस 2 हमारे पास 5 आएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है 9 इंटू 10 की पावर 5। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। तो देखें, ये वाला जो आंसर है, ये वाली जो वैल्यू है वो किस ऑप्शन में मौजूद है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी के अंदर मौजूद है, 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, ये थे हमारे पहले 5 एमसीक्यूज। आइए इसी तरह बाकी एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं और उनको भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम MCQ 6 को सॉल्व करते हैं। लिखता है, a ball of weight 0.1 Newton having a charge of 100 microcoulomb remains suspended between two oppositely charged horizontal metal plates। एक बॉल जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकोलम है, वो दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स के दरमियान रुकी हुई है, सस्पेंड हुई हुई है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, एक बॉल उसका वेट की वैल्यू दी गई है और उसके चार्ज की वैल्यू दी गई है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास जो वेट है उसकी वैल्यू आप जानते हैं 0.1 न्यूटन दी गई है। अब देखें, जो वेट होता है ये इक्वल होता है जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड जो फोर्स लगा रही होती है वही हमारे पास वेट होता है। तो यहाँ पर हम इसको F के साथ भी शो कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास चार्ज की वैल्यू दी गई है, इसको हम Q से शो कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 100 माइक्रोकोलम। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख लेता हूँ। आप जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 ही होता है। और हमारे पास माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, 7 कॉलम लगा दें। प्रीफिक्सेस आपको आने चाहिए, माइक्रो 10 की पावर -6 और 100 को मैंने 10 की पावर 2 लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 10 की पावर 2 -6, तो -4 कॉलम आएगा। इसके बाद कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज। अब ये जो दो अपोजिटली चार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम E से शो कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, एक हमारे पास फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और या वेट, इसकी वैल्यू दी गई है और चार्ज की वैल्यू दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो E इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास है 0.1 न्यूटन, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ओवर चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0.1 आप ऐसे लिख लीजिए, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 की पावर +4। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा 1000। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम।
यूनिट कैसे, न्यूटन पर कूलम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है फोर्स ओवर चार्ज के। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से ये सिंपल सा एमसीक्यू था, न्यूमेरिकल टाइप था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। फोर्स और चार्ज की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है फोर्स ओवर चार्ज की। वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 1000 वाला ऑप्शन है वो सी है, तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एमसीक्यू 6 की समझ आ गई होगी। आइए अब हम इसी तरह एमसीक्यू 7 को भी सॉल्व करते हैं। कहता है अ पीस ऑफ वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम। हमारे पास एक वायर है और उसकी रेजिस्टेंस 4 ओहम दी गई है। तो यहाँ पे हम डाटा को लिख लेते हैं। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओहम, और आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल होती है रो एल ओवर ए। ये हमारे पास फार्मूला है रेजिस्टेंस का, और ये इक्वल है 4 के। यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 4 है। रेजिस्टेंस की जगह पे आप रो एल ओवर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला यही होता है, और ये फार्मूला आपने रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है। इसके बाद कहता है इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स हाफ बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड। ये जो हमारे पास पीस ऑफ वायर है वो बोलता है इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो गई है और एरिया जो है वो डबल हो गया है। अब देखें यहाँ पर जो न्यू लेंथ है वो हमारे पास पहले के मुकाबले में उसको आप हाफ कर दें। हाफ कैसे करते हैं, जो पहले वाली लेंथ है उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, जबकि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डबल हो गया है। यानी कि जो हमारे पास एरिया है उसको आपने डबल करना है, तो 2a कर दें और लेंथ को आपने क्या करना है, हाफ करना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया उसकी कंडीशन को कि लेंथ बिकम हाफ, यानी लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है l/2। बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, और एरिया क्या हो चुका है, डबल। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दो चेंजिंग्स के बाद वो जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इट्स रेजिस्टेंस नो विल बी। तो जो नई रेजिस्टेंस है वो आपने फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है इक्वल आएगी रो एल ओवर ए। अब देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब आप जानते हैं जो नई रेजिस्टेंस है उसको मैंने R प्राइम से शो कर लिया, और नई रेजिस्टेंस में लेंथ को आपने हाफ कर दिया हुआ है, तो लिहाजा L की बजाय आप L/2 लगा लें, और एरिया को आपने डबल कर लिया है तो एरिया को हम 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी R प्राइम यानी न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, आप वैसे ही लिख लें। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से ये बनेगा रो एल ओवर 4a। अब ये 4 कहाँ से आया, आप जानते हैं ये 2 जो है ये हमारे पास l ओवर 2, और यहाँ पे एक 2 और भी है, तो ये जो बटे में आ जाएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जी r प्राइम इज इक्वल टू 1/4 आप सेपरेट कर लें, और बाकी जो रो एल ओवर ए है इसको आप एज इट इज लिख दें। देखें ये जो 4 है ये हमारे पास साइड पे आपने कर लिया 1/4 करके, और रो एल ओवर ए यहाँ पे लिख लिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने का मकसद ये है आर प्राइम इज इक्वल टू 1/4 के ये जो रो एल ओवर ए है ये हमें पता है कि ये तो 4 के इक्वल है, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस जो है रो एल ओवर ए के इक्वल है, और ये उसने हमें 4 ओम दी हुई है, तो इस जगह पे आप आर पुट कर सकते हैं, क्योंकि रो एल ओवर ए हमारे पास आर है और इस आर को आप 4 पुट करेंगे तो आर प्राइम हमारे पास आएगा 4/4, चूंकि इस इनिशियल आर जो है शुरू वाली जो रेजिस्टेंस है वो उसने 4 ओम दी हुई है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आई जी 1 ओहम। यानी कि वो वायर जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओहम थी, अगर हम उसकी लेंथ को हाफ कर दें और एरिया को डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस 4 ओहम की बजाय कितनी हो जाएगी, 1 ओहम। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर ऑप्शन मौजूद है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एमसीक्यू भी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको आप बार-बार समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएँगे। आइए अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। तो इसमें कहता है
द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 3 एम्पेयर। हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू उसने 3 एम्पेयर दी हुई है। तो आइए इसको भी हम फिर यहीं पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी हमें न्यूमेरिकल टाइप ही लग रहा है। तो करंट की वैल्यू हमें दी गई है 3 एम्पेयर। तो करंट को आप जानते हैं हम आई से शो करेंगे। ये वाला एमसीक्यू यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी वैल्यू दी गई है 3 एम्पेयर। when it is attached across a potential difference of 6 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिसको हम V के साथ शो करते हैं, ये हमें दिया गया है 6 वोल्ट। देखिए मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा है, वो बोलता है हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू 3 एम्पेयर है और उस कंडक्टर को जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो 6 वोल्ट है। तो लिहाजा हमने करंट की वैल्यू 3 एम्पेयर लिख ली। करंट को आप I से शो करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू 6 वोल्ट है, इसको हम V से शो करते हैं। तो बोलता है हाउ मच पावर इज यूज्ड। तो जो पावर है वो आपने फाइंड करनी है। आप जानते हैं पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी। हमारे पास V की वैल्यू आप जानते हैं 6 है और करंट हमारे पास 3 है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6 को 3 के साथ, तो हमारे पास आएगा 18 और पावर का यूनिट वाट होता है। तो देखें ये कितना सिंपल सा एमसीक्यू था। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसी के अंदर ये राइट ऑप्शन, राइट आंसर, राइट वैल्यू मौजूद है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 की कैलकुलेशन थी और ये वाली जो कैलकुलेशन है ये एमसीक्यू नंबर 7 की है और ये यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है ये एमसीक्यू नंबर 8 की कैलकुलेशन है। आप भी इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप जो एमसीक्यू होते हैं ये जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। आइए अब हम लास्ट 2 एमसीक्यूज़ को देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट सर्किट इज 0। इट इज स्टेटमेंट ऑफ। तो ये हमारे पास आप जानते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। आपकी बुक के अंदर टॉपिक नंबर 9.16 के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ की हेडिंग दी गई है और उसकी पहली लाइन के अंदर ही ये डेफिनेशन लिखी गई है, ये स्टेटमेंट लिखी गई है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू था। जस्ट उसने हमसे ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये किसकी स्टेटमेंट है। तो आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट और किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट और ओहम लॉ की स्टेटमेंट आनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं यानी जो डेफिनेशंस हैं ये भी एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती हैं। आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कहता है the radius of curvature of the path of a charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि हम उसी फार्मूला को देख के बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से शो करते हैं और ये इक्वल होता है एम वी ओवर क्यू बी के। अब आप यहाँ पर ये भी जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो R इज इक्वल टू इस एम वी को मैं P भी लिख सकता हूँ, मोमेंटम भी लिख सकता हूँ, ओवर क्यू बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर जिसको हम बोल रहे हैं ये चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इस रिलेशन से हमें तीन जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिपेंडेंस का पता चल रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि वो इसके सामने है और Q और B क्योंकि नीचे मौजूद हैं, लिहाजा रेडियस जो है वो चार्ज के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर उसने ये पूछा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो किसके है, मोमेंटम के। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा द पार्टिकल्स मोमेंटम, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पार्टिकल के मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी आप देख सकते हैं कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
और ये एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी इसके फॉर्मूले में कहीं पे एनर्जी आए ही नहीं। इसका एनर्जी के ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उस पे ये डिपेंड ही नहीं करता। और फ्लक्स डेंसिटी किसे बोलते हैं? फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बी का सिंबल है, बी को ही कहते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि उसके तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन जो बी है वही करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि अगर आप इन एमसीक्यूज को मज़ीद अच्छे समझना चाहते हैं, मज़ीद इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी साथ ही करने चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी हमने ये एमसीक्यूज किए हैं, इनमें मोस्टली जो एमसीक्यूज हैं वो न्यूमेरिकल टाइप थे, जिसमें उसने कुछ वैल्यूज दी हैं और एक वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने सॉल्व किए हुए हैं, और बिल्कुल जिस तरह पेपर के अंदर आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, जितनी हेडिंग्स देनी होती हैं, उसी तरीके के साथ सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी समझना चाहते हैं, उनको न्यूमेरिकल्स को नोट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और न्यूमेरिकल भी समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।